कि 10 साल के नरेंद्र मोदी के राज में उन्होंने एक सवाल का सामना नहीं किया। और चमचा उन लोगों को कहा जाता है जो चापलूसी करते हैं लोगों की। मुझे लगता है यहाँ तो हमारा ये दरबारी सरकारी मीडिया है चापलूसी से बहुत आगे निकल चुका है। मैं तो कहती हूँ चापलूसी बहुत हल्का शब्द है अगर चमचा या चापलूस किसी को कहा जा रहा है, क्योंकि जो इनका जुर्म है वो इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। मुझे लगता है ओवरऑल जो ये दरबारी सरकारी मीडिया है इसको समझना चाहिए कि अगर सबसे पहले उसको इज्जत चाहिए तो इज्जत वाला काम भी करे। अभी मैं कश्मीर से लौट रही हूँ, आप यकीन जानिए आधा कश्मीर दिमागी रूप से बीमार है। 400 पार तो सिर्फ मजाक करने के लिए कहा था कि विपक्ष के साथ वो मजाक कर रहे थे, तो वो खुद मुझे लगता है कि पिछले कम से कम 5 हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि अपनी बातों को खुद सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो। दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 7वां चरण के लिए जो है तमाम जगहों पर तैयारियां चली। आरफा खानम शेरवानी जी है, मशहूर पत्रकार है, पूरे देश भर घूम रही है। 400 पार के नारे की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही तो ये कितनी हकीकत और कितना फसाना है ये जानते। आरफा जी, 400 पार की बात जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस पूरे देश भर में, मगर बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी चोटें इनको मिल रही है। तो इनके 400 पार के नारे जो है कितना हकीकत और कितना फसाना आपको लगता है? ये तो आप खुद प्रधानमंत्री से पूछिए। उन्होंने इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 400 पार तो सिर्फ मजाक करने के लिए कहा था कि विपक्ष के साथ वो मजाक कर रहे थे, तो वो खुद मुझे लगता है कि पिछले कम से कम 5 हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि अपनी बातों को खुद सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि वो अपने वक्तव्यों को खुद एक चुटकुलों में तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने खुद कह दिया इस बात को कि मैं तो मजाक कर रहा था, विपक्ष को सिर्फ मैंने एक तरह से एक झांसे में फंसाया कि देखिए 400 पार, और सबके सब फंस गए और कहने लगे 400 पार। 400 पार। आप लोगों के बड़े टीवी हाउस में काम करने वाली रूबिका लियाकत है, राहुल गांधी ने उनको चमची कहा है, और राहुल गांधी ने जब उनको चमची कहा तो रूबिका जी ने पलटवार किया कि आपको अपनी भाषा की सभ्यता रखनी चाहिए। आपको लगता है कि राहुल जी का भाषण चमची सही था या रूबिका के लिए सही था? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल पत्रकार पर तो टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल जो ये दरबारी सरकारी मीडिया है इसको समझना चाहिए कि अगर सबसे पहले उसको इज्जत चाहिए तो इज्जत वाला काम भी करे। अगर वो अपने पेशे की इज्जत नहीं करता, अगर वो खुद अपनी इज्जत नहीं करता, तो साफ तौर पे कैसे माना जाए कि जब आप इज्जत वाला काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी इज्जत की जाएगी। और चमचा उन लोगों को कहा जाता है जो चापलूसी करते हैं लोगों की। मुझे लगता है यहाँ तो हमारा ये दरबारी सरकारी मीडिया है चापलूसी से बहुत आगे निकल चुका है। ये तो नरसंहार की पत्रकारिता कर रहा है, जहाँ एक समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत उसने सड़क पर फैला दी है कि एक तरह से दिखने वाले लोगों का जीना दूभर कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार ये सरकार जाती है और अगर एक बार ऐसा कोई इंसाफ की नई प्रक्रिया शुरू होती है, तो जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहा जाता है, जो इंसाफ की ज़बान है उसमें कहा जाता है वॉर क्राइम्स, जो इन लोगों ने कमिट किया है वो जंगी क्राइम्स हैं। कि एक समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत की सड़क पे लिंचिंग हो रही है, उन्होंने पूरे कोरोना के लिए एक समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो मैं तो कहती हूँ चापलूसी बहुत हल्का शब्द है अगर चमचा या चापलूस किसी को कहा जा रहा है, क्योंकि जो इनका जुर्म है वो इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। आपने इंटरव्यू के लिए नहीं पूछा? प्रधानमंत्री सभी छोटे बड़े चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने ईमेल किया है उनको जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ, और मैंने सुना 71 इंटरव्यू वो एक ही महीने में दे चुके हैं, इसी मई के महीने में, और हो सकता है कि मई के आखिर होते होते ये 100 तक पहुँच जाए। अभी तो 3-4 दिन बाकी हैं। आपको भी फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट आते हैं, तो इन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, अब ये मसला ये हो गया कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो ऑनलाइन एक ख़तरा था वो ऑफलाइन में तब्दील हो गया है। अभी तक ये होता था कि इनके जो मिनियंस थे वो आपको धमकियां देते थे, जान से मार देंगे, परिवार के लिए कुछ कहते थे, या तमाम तरह से जैसे आपने कहा धमकियां देते थे। अब बाकायदा सरकार के लोग आपके मुकदमे दर्ज करते हैं आप पे और समझते हैं कि आज़ाद आवाज़ों को जेल के पीछे होना चाहिए। तो ये ख़तरा अब ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हो चुका है। इस नए दौर में हम जी रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये 3 युवाओं ने भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया। तो आपको क्या लगता है कि इन 3 युवाओं ने किस तरह से भाजपा को 400 पार के वाले नारे से रोका है? देखिए, मुझे लगता है कि जितने राज्यों में मैं गई हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो या कश्मीर हो, बहुत तरह के मुद्दे हैं देश में, लेकिन एक टिकिंग बॉम्ब की तरह जो मुद्दा है वो है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी इस स्तर की कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोज़गार हैं। अभी मैं कश्मीर से लौट रही हूँ, आप यकीन जानिए आधा कश्मीर दिमागी रूप से बीमार है। क्योंकि इसलिए बीमार है दिमागी रूप से क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, PhD किए हुए लोग घर में बैठे हुए, नौकरी नहीं है। बिहार में वहाँ एक गरीबी और बेरोज़गारी का जो कुचक्र है वो इस तरह से एक आदमी को जकड़ रहा है कि वो आदमी आज़ाद होने के लिए परेशान है। इन तीनों लोगों ने मिलके इन युवाओं को एक तरह से उम्मीद दी है कि इस कुचक्र से निकलने का एक रास्ता हो सकता है। जिस चक्की में ये पीसे जा रहे हैं
उस चक्की से निकलने का एक रास्ता हो सकता है। और मुझे ये लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये चुन के आते हैं तो इन लोगों की उम्मीदों को ज़ाया ना जाने दें। 2014 से कहा जा रहा था कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो हु। क्या राहुल गांधी अब तैयार हो गए हैं कि मोदी नहीं तो राहुल गांधी? बहुत लोडेड सवाल है। मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी या मोदी, मैं तो कहती हूँ कि वो व्यक्ति जो इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, आज़ाद आवाज़, लोगों के अधिकार, गरीब लोगों को रोटी, बेरोज़गारों को रोज़गार ये मुहैया कराए, वो नेता होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा किसी की शख्सियत की पूजा करने में या पर्सनालिटी वर्शिप में यकीन नहीं रखती। मोदी नहीं है तो राहुल होंगे, राहुल नहीं होंगे तो रोहित होंगे, कोई और होंगे, कोई और होंगे। नेता इतना अहम नहीं है। अहम है कि मुद्दा, क्या हम मुद्दे को पे बात कर रहे हैं या नहीं, आम लोगों की जो सरोकार हैं उनकी बात हो रही है या नहीं। मोदी जी ने आपको इंटरव्यू नहीं दिया तो आपने श्याम रंगीला का इंटरव्यू कर लिया। ये एक्चुअली एक बहुत दुख के साथ वो इंटरव्यू किया था। उसमें मजाक था, लेकिन उस मजाक में एक पीड़ा थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी आबादी वाला देश, उसका प्रधानमंत्री बात नहीं करता, वो लोगों के सवाल नहीं लेता। आप सोचिए कि क्या ये संभव है कि 10 साल के नरेंद्र मोदी के राज में उन्होंने एक सवाल का सामना नहीं किया। तालिबान ने इंटरव्यू कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर वो अलग बात है, तालिबान के ऊपर किसी और रोज़ चर्चा होगी, लेकिन ये उनकी जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उससे बचने के लिए, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, 10 साल एक तरह से एक मील का पत्थर होता है एक राष्ट्र के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में, और वो 10 साल शासन में रह के बिना एक सवाल का सामना किए हुए अब फिर से कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाइए। आखिरी सवाल, मणिपुर में उन वीडियोस को आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा, क्या रिएक्शन था एज अ महिला, एज अ पत्रकार, क्या रिएक्शन था? स्मृति ईरानी कुछ बोली नहीं, और भी जो महिला है निर्मला सीतारमण, उन लोगों का कोई रिएक्शन मणिपुर के वीडियोस पे नहीं आया। आपका क्या रिएक्शन था एज अ पत्रकार और एज अ महिला? मैं शर्मसार हुई और मुझे अफसोस हुआ कि क्या मैं सिर्फ इस तरह की राजनीति और पत्रकारिता नहीं, बल्कि क्या मैं इस समाज का हिस्सा हूँ। और मुझे शर्म आई कि हमारा समाज कितना सड़ गया है कि आज मंदिर में हमने देखा है सैकड़ों साल से औरत को देवी बना के पूजते हैं, और जो वो सड़क पे बाहर निकलती है तो उसके धर्म और जाति के आधार पर उस पर इस तरह से हमला होता है। तो मुझे लगता है कि एक इंसान के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर हमारी मौत हुई उस दिन, जिस दिन मैंने मणिपुर में इस तरह की घटना देखी कि एक महिला को सिर्फ इसलिए शर्मसार, बेइज्जत किया गया चूँकि उसकी एक ख़ास पहचान थी। ठीक, शुक्रिया। तो अरफा खानम शेरवानी जी से बात हो रही थी, बहुत सारे मुद्दों पर बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बातचीत की। आपको कैसी लगी इंटरव्यू? रजा अंसारी की रिपोर्ट।